हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2019 के मॉडल पेपर को। इसके पहले हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से 2018 तक के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका है सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर, जिसका प्रश्न पत्र है पंचम प्रश्न पत्र है, जिसके लिए एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके लिए पूर्णांक कितना होगा, तो 50 का पूर्णांक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, जो कि हमारा होगा प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक, यानी टोटल कुल 15 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इनमें से पहला हमारा है 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। यानी जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी, उसके लिए कौन सा तिथि निश्चित किया गया था। ऑप्शन दिया गया है 8 अप्रैल 1857, 31 मई, 10 मई और 1 जून। गेस करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो 1857 ईस्वी का विद्रोह है, इसके लिए जो है नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने योजना तैयार किया था। यानी 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, इसके लिए योजना कौन तैयार किया था, तो नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने तैयार किया था। इसकी योजना जो है, इसकी योजना जो है आपका 31 में 1857 इसकी योजना जो है, यानी उनकी योजना जो थी, वो 31 मई 1857 ईस्वी का क्रांति के लिए निश्चित किया गया था। 1857 ईस्वी का जो क्रांति का प्रमुख केंद्र था, वो आपका था झांसी। क्रांति का केंद्र कौन सा था, तो आपका था झांसी था। तो देखिए, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, उसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने तैयार किया था। इनकी योजना कब थी, तो 31 मई 1857 ईस्वी को क्रांति निश्चित की गई थी इस योजना का। और 1857 ईस्वी में जो इस क्रांति का प्रमुख केंद्र था, वो आपका था झांसी। तो हमसे पूछा कब गया क्या गया है कि तिथि कब निश्चित की गई थी, तो इसकी तिथि है आपका 31 मई 1857, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, या किसके द्वारा हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। ऑप्शन दिया गया है देवेंद्र नाथ, केशव चंद्र, राजा राम मोहन राय और महादेव गोविंद रानाडे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना का, तो इसकी स्थापना हुआ था जो ब्रह्म समाज का, वो हुआ था 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। 1828 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। तो राजा राम मोहन राय, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो आपके कौन थे, तो वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर हम स्थापना देखें, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा चौरी चौरा कांड हुआ था, यानी किस स्थान पे हुआ था, ये बताना है। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर या जैनपुर। तो देखिए, चौरी चौरा कांड की बात करें, तो ये हमारा होता है चौरी चौरा कांड जो होता है 4 फरवरी को 4 फरवरी
1922 को। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को कहाँ होता है? तो ये आपका होता है गोरखपुर जिले के, गोरखपुर जो जिला है उसके चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ था। जिसमें से पूछा गया है कि कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था गोरखपुर में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो गेस करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कि ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना की अगर हम बात करें तो साल 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून के दिन ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। यानी इसका गठन कब कब किया गया था? तो किया गया था आपका 22 जून 1939 ईस्वी को। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिया है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है ये आपका दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, यानी दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किए हैं। धन का जो निष्कासन है ये सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और कहाँ दिए थे? तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम आपका है, इनकी पुस्तक का जो नाम है, जिस पुस्तक में इन्होंने दिया है धन निष्कासन का सिद्धांत, उसका नाम है पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया, ये है इनके पुस्तक का नाम जिसमें इन्होंने दिया है धन निष्कासन का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, फिर आपका दिया गया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, हरि गोविंद खुराना। तो देखिए, एक हरित क्रांति के जनक एक भारत के हैं और एक विश्व लेवल पे हैं। एक है विश्व लेवल पे। तो विश्व लेवल पे जो है हरित क्रांति के जनक, उनका जो नाम है वो उनका नाम है नॉर्मन बोरलाग। नॉर्मन बोरलाग, ये जो आपके हैं ये विश्व लेवल के हैं हरित क्रांति के जनक। यदि हम भारत में बात करें तो भारत के जो आपके हैं वो आपके हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उत्तर प्रदेश जो है कितने मंडल में विभाजित किया गया है? या जो उत्तर प्रदेश है इसमें कितने मंडल हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम मंडल देखें, उत्तर प्रदेश में अगर हम मंडल देखें और जिला देखें, मंडल और जिला, तो उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं? तो आपके हैं टोटल जिले जो हैं वो हैं 75, यानी 75 जिले। और मंडल की बात करें तो टोटल मंडल है कितने? 18, जो कि हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, इनमें से खरीफ की फसल कौन है? चना, सरसों, मूंग और मटर। तो देखिए, अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो ये उन फसलों को कहते हैं जिनकी बुआई जो है, बुआई कब होती है?
जिनकी बुआई जून से जिनकी बुआई जून से जुलाई यानी जून जुलाई में होती है, जिनकी बुआई जून जुलाई में होती है और अक्टूबर के आसपास में कटाई होती है। बुआई कब होती है? तो जून जुलाई में होती है और काट कब लिया जाता है? तो अक्टूबर के आसपास में कटाई हो जाती है। इसके अंतर्गत जो आपकी फसलें आती हैं वो आती हैं, जो फसलें हैं वो हैं धान है, इसमें इसमें आपका है धान, फिर आपका है ज्वार, ज्वार, मक्का, मक्का, धान, ज्वार, मक्का, मूंग इत्यादि हैं। जबकि जो आपके हैं सरसों, जबकि सरसों, चना और मटर, ये आपकी कौन सी फसलें हैं? तो ये आपकी रबी की फसलें हैं, यानी ये तीनों जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं। और मूंग आपका है, जो मूंग है ये खरीफ की फसलें हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंग। प्रश्न नंबर 10 है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, यानी जो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ये कहाँ का है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध और पूर्वांचल। तो चरकुला लोक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में है? भारत के किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो जो कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे एक नाभीय ऊर्जा संयंत्र है। यानी कि ये कर्नाटक के कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले के एक गांव का नाम है जिसका नाम है कैगा, जिसका नाम है कैगा नामक ग्राम के समीप काली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो काली नदी के किनारे, काली नदी के किनारे स्थित एक नाभिकीय क्या है? ऊर्जा संयंत्र है। यह कब कब से कार्यरत है? तो ये कार्यरत आपका है 2000 से। 2000 से ये कार्यरत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च या 6 जनवरी। तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये सुरक्षा और संरक्षण हेतु, यानी कि पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने यानी इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है ये संयुक्त राष्ट्र ने की थी। यानी इसकी मनाने की घोषणा कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हुई थी। तो यहाँ हमको बताना है पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, जो कि हमारा दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 जो है जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य यानी जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक थी? ऑप्शन दिया गया है कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज और वाराणसी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला था वो आपका था गौतम बुद्ध नगर। वो था गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन था?
सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो आपका है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, इसकी साक्षरता जो थी, साक्षरता दर जो है वो कितना थी, तो ये आपका था 80.7%। ये रिकॉर्ड किया गया था। जबकि उत्तर प्रदेश में अगर हम सबसे कम देखें, सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो ये आपका है श्रावस्ती। श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका है श्रावस्ती, जिसकी साक्षरता जो दर थी वो आपकी थी, कितना रिकॉर्ड किया गया था, तो 46.74%। सबसे अधिक थी गौतम बुद्ध नगर की, कितना थी, तो 80.7%। सबसे कम श्रावस्ती जिले की, जिसकी थी 46.74%। तो हमसे पूछा है कि सबसे अधिक किसकी थी, तो आपका है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट, सेकंड, 7 और 44। देखिए, अगर हम भारत में देखें सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो पहले हम लोग देखते हैं सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा होता है। तो सबसे लंबा जो है वो आपका है, सबसे लंबा जो है वो है आपका NH। सबसे लंबा जो है वो कौन सा है, तो NH44 है। NH44 है, जिसकी लंबाई टोटल है, जिसकी टोटल लंबाई आपकी है 3745 किलोमीटर, यानी 3745 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक बनाई गई है, तो ये आपका बनाई गई है उत्तर में श्रीनगर से, यानी उत्तर में श्रीनगर से और कहाँ तक बनाई गई है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक बनाई गई है। उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक बनाई गई है, जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। सबसे लंबा कौन सा है, तो NH44 है। अगर हम सबसे छोटा देखें, सबसे छोटा की अगर हम बात करें, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये आपका है, सबसे छोटा है आपका, तो सबसे छोटा है वो आपका है NH47A। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपका है NH47A। ये आपका है केरल राज्य के, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका केरल राज्य के जो आपका है बेम्बा नद झील का नाम है बेम्बा नद झील पर स्थित है, जिसकी कुल लंबाई अगर हम देखें, अगर इसकी कुल लंबाई देखें, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो मात्र कितना है, 6 किलोमीटर। कितना है, मात्र 6 किलोमीटर है। देखिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है, जो आपका कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। केरल में किस झील पर, तो बेम्बा नद झील पर स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, जिसका कुल लंबाई 3745 किलोमीटर। ये उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा है सबसे लंबा कौन सा है, तो ये आपका है NH44, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिया गया है 14, 15, 16 और 17। गेस करेंगे आप लोग। तो देखिए, इसको जो है 13 अगस्त 2014, 13 अगस्त 2014 को जो आपका जो था योजना आयोग था, इसको खत्म कर दिया गया था और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। इसको खत्म कब किया गया था, किस वर्ष, तो आपका हुआ था 13 अगस्त 2014 में खत्म कर दिया, और इसकी जगह पे किसको लाया गया, तो इसकी जगह पे लाया गया नीति आयोग को। इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग की जो स्थापना थी,
योजना आयोग की स्थापना ये आपका है, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का जो है एक थिंक टैंक नीति है। सॉरी, यहाँ नीति आयोग नहीं, यहाँ हाँ सॉरी, यहाँ देखिए ये जो है ये योजना आयोग नहीं, ये नीति आयोग होगा। सॉरी, यहाँ नीति आयोग होगा। तो नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग जो है वो भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। नीति आयोग में राज्यों द्वारा योजना बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार कार्य करती है। जिसमें हमसे पूछा है कि नीति आयोग की स्थापना यानी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हुआ था वर्ष 2014 में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यह है 2015, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अतलग उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा होता है प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 30 तक। हमारा होता है अतलग उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो अगर हम इसकी स्थापना देखें तो इसका स्थापना जो है वो आपका 1 मई, इसकी स्थापना 1 मई 1 मई, इसकी स्थापना 1 मई 1897, इसकी स्थापना जो है 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। यानी किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता के निकट जो है बेलूर में है। कहाँ है? तो कोलकाता के निकट बेलूर में है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। यानी इसकी स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था या इसका केंद्र क्या था? तो वेदांत दर्शन का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी को औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में यह आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 14 सितंबर जो है 1920 ईस्वी को जो है प्रस्तावित यानी प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो 4 सितंबर 1920 ईस्वी को इसका प्रस्ताव पारित हुआ था और औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये आपका है बाल गंगाधर तिलक का। ये आपका है बाल गंगाधर तिलक का है जो कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो देखिए होम रूल आंदोलन जो है इसमें एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक का अहम रोल था। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1916 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य जो है संवैधानिक तरीके का उपयोग करके स्वशासन की स्थापना करना था। इसमें प्रमुख नेता कौन है? तो एनी बेसेंट हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1916 ईस्वी में हुई थी और इसका उद्देश्य जो है वो संवैधानिक तरीकों का उपयोग करके स्वशासन की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन
कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू हुआ था। तो शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये मुंबई से शुरू हुआ था, मुंबई अधिवेशन से। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? या पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, यदि हम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत देखें या प्रथम पंचवर्षीय योजना देखें तो ये शुरू हुई थी 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो है कुल संशोधन के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कुछ संशोधन के साथ किस पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? यानी जो चांदी है ये भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो भारत में चांदी जो है ये आपका सिद्धेश्वर खुर्द खाद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित एक भूमिगत खदान है। इसका स्वामित्व वेदांत जो है रिसोर्सेज के पास है और इसे 2022 में अनुमानित कितना है? तो 6.29 मिलियन औसत चांदी का उत्पादन किया। तो किस प्रदेश में अगर है तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 है, सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? या इसका आयोजन कहाँ होता है सुलहकुल महोत्सव का? तो देखिए, जो सुलहकुल उत्सव है या महोत्सव है इसका आयोजन जो है वो आगरा में किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यानी जो ये त्यौहार है या महोत्सव है सुलहकुल, ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। ताज महोत्सव भी सालाना आगरा में आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव एक वार्षिक 10 दिवसीय कार्यक्रम है। तो ये आपका मनाया कहाँ जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो इसका अगर हम राजकीय पक्षी देखें उत्तर प्रदेश का तो ये आपका है सारस। सारस क्रेन। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को पूरे विश्व लेवल पर मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन में अगर हम उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो ये आपका है पहला स्थान। आलू का कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश में? सॉरी, हाँ, उत्तर प्रदेश में आलू का स्थान कौन सा है? तो ये इसका स्थान पहला है। जहाँ कुल उत्पादन कितना होता है? जहाँ कुल उत्पादन 23.इतना% उत्पादन होता है। 23.51% उत्पादन होता है। इसके बाद फिर बिहार में कुल उत्पादन 17.02% आलू का उत्पादन होता है। यानी पहला ये है, दूसरा बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये भारत में जो है भारत में 12 अक्टूबर भारत में 12 अक्टूबर 2005
12 अक्टूबर 2005 में जो है ये लागू हुआ था। यह जो है लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा, यानी सूचना को अधिकार को 15 जून 2015 को जो है अधिनियमित किया गया था। इसको अधिनियमित कब किया गया था? तो 15 जून 2015 को अधिनियमित किया गया था। और सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका है ललितपुर। ललितपुर ललितपुर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर प्रदेश का ये ललितपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? यानी भारत में जो है इसमें कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो अगर हम भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में देखें, अग्रणी जो है, जो प्रथम है, वो आपका है तमिलनाडु। कौन सा प्रदेश है? तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु भारत में जो पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य आपका है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है वो आपका है 1000 मेगावाट 1000 मेगावाट की पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ देश का सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य है। गुजरात पवन ऊर्जा के मामले में दूसरे स्थान पर है। यानी पहले स्थान पे तमिलनाडु और दूसरे स्थान पे कौन सा है? फर्स्ट पे तमिलनाडु है, सेकंड पे आपका है गुजरात। सेकंड पे है गुजरात आपका पवन ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, या लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी समाज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच के जो अनुपात होता है, किसी समाज में पुरुष और महिलाओं की जो संख्या होती है उनके बीच का जो अनुपात होता है वही आपका लिंगा अनुपात होता है। उसी को हम लोग लिंगा अनुपात कहते हैं। यह अनुपात स्थिर नहीं होता है, या घटता और बढ़ता रहता है, बल्कि जैविक, सामाजिक, तकनीक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्तियों द्वारा आकार दिया गया है। यानी लिंगानुपात जो है ये महिलाओं और पुरुष के बीच के अनुपात को कहते हैं। और यह क्या है? अनुपात जो है ये स्थिर नहीं होता है। ये आपका हो गया लिंगानुपात से तात्पर्य। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।